नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे ENT रोगों से संबंधित समस्याओं की, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तन्मया कटारिया। डॉक्टर तन्मया कटारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सुनने की जो समस्या है, ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है और हर आयु वर्ग के लोगों में ये समस्या देखी जा रही है। क्या वजह है, क्या मैकेनिज्म है? सुनने की जो शक्ति ईश्वर ने दी है, बाई बर्थ मिलती है, ये किस प्रकार से फंक्शन ये होता है, किस प्रकार से मानव इन तरंगों को सुन पाता है, समझ पाता है, और फिर डिसऑर्डर होता है तो किस प्रकार की समस्याएं उसे झेलनी पड़ती हैं? तो सुनाई की जो हमारी तकनीक है वो ऐसे है कि बाहर से आवाज़ अंदर कान पे जाती है जी। कान के हमारे पर्दे से होते हुए पर्दे के पीछे 3 छोटी हड्डियां होती हैं, उनसे ट्रैवल करते हुए वो अंदरूनी कान में जाती है जी। और अंदरूनी कान के अंदर जो हमारी नस है वो नस उस साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जी। हमारे दिमाग तक पहुंचाती है और इस प्रकार हमें सुनाई देता है। जी। अब ये समस्या कैसे कैसे हो सकती है? ये जन्मजात भी हो सकती है, ये किसी इन्फेक्शन या संक्रमण के कारण भी हो सकती है, और ये किसी बिना किसी संक्रमण के भी हो सकती है। जैसे कि ओल्ड एज में हम देखते हैं कि सुनाई की समस्या ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। जी। इसके अलावा चोट लगने से भी समस्या हो सकती है। किसी को देखा जाता है, किसी बच्चे को किसी टीचर ने पिटाई कर दी, तमाचा मार दिया और उसके कान से खून निकलने लग गया, तो वो भी डैमेज हो सकता है उससे भी? जी बिल्कुल हो सकता है। जब बहुत तेज से चाटा पड़ सकता है तो उससे कान का पर्दा डैमेज हो सकता है। पर्दा इंटैक्ट रहे भी तो कान के पीछे की जो हड्डियां हैं वो हिल सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चे की सुनाई में प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा कैसे पहचाना जाए कि ये समस्या उत्पन्न होने लगी है? किस प्रकार की जांच होती है? कैसे एक आम आदमी को पता चले कि उसको श्रवण संबंधी या सुनने संबंधी या बहरापन संबंधी जो समस्या है वो हो चुकी है? क्या जांच करानी पड़ती है? किस प्रकार से उसे डायग्नोज किया जा सकता है? तो सर, बच्चों में और बड़ों में 2 अलग अलग प्रकार की जांचें होती है। एक प्रोग्राम चलता है यूनिवर्सल नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जिसके तहत हर बच्चा जो पैदा हो रहा है उसको 48 घंटे के भीतर भीतर जांच करा ली जाती है सुनाई की, और बच्चे को यदि सुनाई में समस्या है तो फर्दर उसका और आगे जांचें करा करके उसका इलाज जल्दी से जल्दी चालू करा जा सकता है। बड़ों में ये जांच होती है ऑडियोमेट्री की, जिसके अंदर ये पता लगाया जाता है कि जो ये सुनाई की समस्या है ये किस हद तक है, और ये क्या कान के पर्दे की वजह से है या कान की हड्डियों की वजह से है या नस खराब होने की वजह से है। बिल्कुल। श्रवण संबंधी जो सुनने की समस्याएं हैं उनको लेकर के इनोवेशन लगातार देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न साइंस ने बहुत सारी तरक्की की है। आजकल देखा जाता है कि लीवर को ट्रांसप्लांट कर दिया गया, किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया गया, इवन हार्ट को भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो क्या ये सुनने संबंधी जो समस्याएं हैं इनका भी इस प्रकार का कोई रिप्लेसमेंट, कोई किसी भी ट्रांसप्लांट के द्वारा, इम्प्लांट के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? सर बिल्कुल है। सबसे पहले तो एक है हियरिंग एड, सुनाई की मशीन, जो कि यूज़ की जा सकती है। लेकिन जिन मरीजों को सुनाई की मशीन से भी आराम नहीं मिलता है उसके अंदर फिर एक इम्प्लांट किया जाता है जिसको कि कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं। वो एक सर्जरी के माध्यम से उस इम्प्लांट को हमारे कान के ऊपर की जो हड्डी है उसके अंदर फिट किया जाता है, और उसमें एक छोटा तार होता है जो कान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचता है और हमारी सुनाई की नस को स्टिमुलेट करता है। बाद में 4 हफ्ते के बाद में बाहर एक कान के हिस्सा लगाया जाता है और इम्प्लांट को ऑन किया जाता है। ये बच्चों में भी किया जा सकता है और बड़ों में भी किया जा सकता है। जी। मोस्टली देखा जाता है कि जो कान में लगी हुई मशीन है वो ओल्ड एज जो लोग हैं उनके कानों में ही वो मशीन लगाई जाती है। क्या कोई क्राइटेरिया है, आयु वर्ग है? जैसा कि आपने बताया कि बच्चों में भी हो सकती है। रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोस्टली सुनने संबंधी या बहरापन संबंधी जो समस्याएं हैं वो किसी एक एज फैक्टर को टारगेट करती है या फिर ये हर आयु वर्ग को छू सकती है? ये सर हर आयु वर्ग को छू सकती है। कोई जन्म से भी बहरा हो सकता है। हमारे जो टीनेजर्स हैं उसमें भी ये देखा जा सकता है, हमको कोई फीवर हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, या फिर हमें चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, उसमें भी ये सुनाई की नस डैमेज हो सकती है।
फिर ओल्ड एज जो आता है कि सुनाई की नस ओल्ड एज के साथ साथ में कमजोर होती चले जाती है। तो ये जो बहरापन या हियरिंग लॉस है ये हर एज में हमको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, कैसे प्रारंभिक चरण में मालूम करें कि अब ये हियरिंग जो लॉस है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लास्ट में जाएंगे तब तक तो वो समस्या बहुत बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में क्या सुनाई भी देगा और नहीं भी देगा, तो ऐसी स्थिति में जैसे कहा जाता है कि ऊंचा सुनने लग गया है या फिर सुन नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैसे आइडेंटिफाई करे एक आम आदमी, क्योंकि ये तो डॉक्टर लोगों के पास में जाएंगे तो वो जांच करके बता सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी को कब डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, कब उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, और कब अगर वो पहुंचता है तो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है रिकवरी की? तो अगर हम बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की जी, तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों में ये देखें कि बच्चा घर में जो साउंड्स होती हैं, जैसे कि बर्तन गिरता है या दरवाजे की घंटी बजती है या टीवी में कुछ प्रोग्राम चल रहा है उसमें वॉल्यूम हाई है, तो बच्चा उस तरफ गर्दन घुमा रहा है या नहीं घुमा रहा है, रिएक्शन को नोट करना उसका चाहिए। रिएक्शन को नोट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमको नहीं बताएगा कि मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। अमूमन देखा जाता है चुटकी बजा करके, ताली बजा करके, और उसका एक तरीके का ये भी देसी तरीका हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास में जो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के आते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है जी, कंप्लेन कभी भी पेरेंट मोस्टली ये करते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, वो ये नहीं बोलते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है। जी, बिल्कुल। क्योंकि वो उस चीज को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि उसको बोली नहीं आ रही है, बोल नहीं पा रहा है, ईश्वर ने उसको बोलने की शक्ति नहीं दी है, जबकि होता ये आपकी साइंस के अनुसार, आपकी शोध के अनुसार, कि उसकी सुनने की क्षमता गई हुई है। वो सुनेगा नहीं अगर बच्चा, उसको पता ही नहीं है बोलना क्या है। अच्छा, कुछ आवाज भी होती है जो मैं सुन रहा हूं उसको मैं बोल पाऊं, तो वो बोलता नहीं है, और पेरेंट्स यही कंप्लेन हमारे पास में लेकर के आते हैं। फिर हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या बच्चा घर में बर्तन गिरते हैं तो गर्दन घुमाता है कि नहीं घुमाता है, या फिर डोरबेल बजती है तो वो देखता है कि नहीं देखता है। तो एक तरीका घर में पेरेंट्स के द्वारा तो ये हो सकता है। दूसरा, हम आते हैं टीनेजर्स में या फिर 30 to 40 इयर्स का जो एज ग्रुप है उनमें। ये वो जनरेशन है आज जो कि बहुत ज्यादा ईयरफोन्स या हेडफोन्स यूज करती है और बहुत ही लाउड वॉल्यूम में यूज करती है। तो उनके अंदर अगर सुनाई की समस्या आएगी तो वो अर्ली कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनको ऐसा लगेगा कि कान में या तो घंटी की सी आवाज आ रही है या झिंगुर बजना चालू हो रहे हैं, या फिर जब वो बाहर जा रहे हैं बिना हेडफोन के तो उनको चिड़ियों की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बोलते हैं। तो पहले वो इफेक्ट होती है, उसके बाद धीरे 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 सुनाई जो है वो कम होती जाती है। ऐसे ही आते हैं हमारे जो इन्फेक्शन रिलेटेड हियरिंग लॉस है, जैसे कि अगर बुखार हो गया है या फिर जुकाम हो गया है, आप अगले दिन उठे और आपको नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज बिल्कुल चली गई है एक कान से, तो हमारा ये होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है आवाज आ जाएगी, कोई बात नहीं आ जाएगी। लेकिन ये वाली जो चीज है इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करके तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और चेक करवाएं कि आपकी हियरिंग लॉस जो है वो किस वजह से है। अगर रिसेंटली बहुत वायरल हुआ था, हमने देखा था अलका याग्निक जी जो हमारी मशहूर गायिका हैं, वो इससे सफर हुई थी, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जिसको बोलते हैं। इसमें हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी मरीज ये हियरिंग लॉस या बहरापन एकदम से एक्सपीरियंस कर रहा है एक ही दिन में, तो वो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि हमारे पास जो उसको ठीक करने का विंडो है वो बहुत ही कम है। 3 दिन के अंदर क्या वजह आपने कहा कि एक ही दिन में हियरिंग लॉस आता है, तो वो काफी अलर्ट होने वाली पोजीशन है और उस जगह तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कौन सी ऐसी वजह होती है जिसमें इमीडिएट लॉस चला जाता है? सर, एक तो इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर ये वायरल इन्फेक्शन जिसकी वजह से सुनाई की नस में सूजन आने के कारण ये हो सकता है। दूसरा, बहुत ज्यादा तेज आवाज के पास यदि हम चले गए हैं उस समय ये चीज हो सकती है। तीसरा, एक्सीडेंट जो होते हैं, एक्सीडेंट के बाद में भी सडन हियरिंग लॉस हो सकता है। आजकल डीजे साउंड और डिस्को थे, इसमें हाई वोल्टेज पे ये क्रेज बना हुआ है यूथ में, टीनेजर्स में, कि उसमें मौज मस्ती में जाना है और डिस्को डीजे पे डांस करना है, तो क्या ये हार्मफुल है? जी बिल्कुल हार्मफुल है। अगर 100 डेसिबल से ज्यादा वॉल्यूम शायद इन डिस्कोथेक्स में यूज होता है, एंड 100 डेसिबल बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है सुनने के लिए हमारे। अगर हम 2 घंटे से ज्यादा उस डिस्कोथेक में रुकेंगे,
आप जब बाहर आएंगे आपको महसूस होएगा कानों में घंटियां सी बज रही है, झिंगुर बज रहे हैं, या आपको सुनाई कम होने देना लगेगा, और ये आपको नेक्स्ट 2-3 डेज तक भी हो सकता है। अगर ये 2 डेज 3 डेज तक कंटिन्यू हो रहा है, आप प्लीज अपने डॉक्टर को दिखाइए। एक आपने बहुत अच्छी ये डिस्को वाली बात कही हमारे आज की पॉपुलेशन में, ऐसा ही सेम चीज आज की पॉपुलेशन में ये जो ईयरफोन और हेडफोन्स बच्चे हमारे यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही लाउड वॉल्यूम में यूज करते हैं। कई लोगों की मजबूरी है ईयरफोन हेडफोन यूज करना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है। कई तो इतना मशगूल हो जाते हैं उसमें, ट्रेन की पटरियों पे चल रहा है और इतना हाई वॉल्यूम में ट्रेन का जो साउंड है या ट्रेन का हॉर्न है वो भी नहीं सुन पाता और कई बार हादसे का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। तो ईयरफोन्स जो यूज कर रहे हैं, बेटर ऑप्शन तो ये है, अगर आपको करने ही है, कोई मजबूरी है, तो आप ओवर द हेड जो गोल गोल होते हैं, कान को पूरा कवर करते हैं, उनको आप यूज करें। उनको भी हम जब यूज कर रहे हैं तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो एक सेफ लिसनिंग हैबिट या सेफ लिसनिंग प्रैक्टिस बोलता है, जिसके तहत वो कहता है कि हमारा फोन का वॉल्यूम जो है वो 60% से नीचे होना चाहिए, 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और उस हेडफोन को हम लगातार 60 मिनट तक यूज ना करें। इसको हम रूल ऑफ 60 कहते हैं। मतलब अगर 3 घंटे की आपको 2.5 घंटे की मूवी देखनी है तो कंटिन्यू आपको हेडफोन लगा करके तो देखनी नहीं चाहिए। उसको सर हम लो वॉल्यूम में देखें, 30% 40%। अगर आपको तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं उसमें। अगर आपको आपका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है कि हम नहीं देख पा रहे हैं, ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, बाहर की शोर ही इतना है, तो आजकल नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स भी बहुत आ गए हैं यूज में, तो वो आप यूज कर सकते हैं। एंड आज ही यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक वार्निंग जारी करी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि ईयरफोन्स के यूजेज से हियरिंग लॉस कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए उन्होंने ये बोला है कि अगर आप 80 डेसिबल की साउंड सुनते हैं, 80 डेसिबल की साउंड वो होती है जो आप और मैं एक ग्रुप में बात कर रहे हैं, उसको हम 70-80 डेसिबल बोलते हैं। तो 80 डेसिबल की साउंड अगर आप सुन रहे हैं तो आप 40 घंटा प्रति हफ्ता यूज कर सकते हैं ईयरफोन। और अगर आप 90 डेसिबल की साउंड यूज कर रहे हैं सुनने में, तो आप 4 घंटा प्रति हफ्ता यूज कर सकते हैं ईयरफोन को। मतलब जितना हाई डेसिबल में आप जाते जाएंगे उतना आपका टाइम कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसको आपने अगर इग्नोर किया तो आपकी सुनने की जो क्षमता है वो लॉस हो सकती है। धीरे एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। आप जब इनिशियली आपको लगेगा हाँ ठीक है मुझे कुछ आवाजें ही नहीं सुनाई दे रही हैं, मेरी डेली एक्टिविटी चल रही है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यही यूजेज जब आपका बढ़ता जाएगा तो ये टेम्परेरी परमानेंट में बदल सकता है। इसलिए ईयरफोन को कम से कम यूज किया जाए, उसको ज्यादा यूज ना किया जाए, क्योंकि जैसे कि मोबाइल में स्क्रीन टाइम की वजह से आजकल के बच्चों में, हर बच्चे में हम चश्मा देख रहे हैं, चश्मा यूज करता है। अगर इसी तरीके से हम ईयरफोन्स और हेडफोन्स यूज करते रहें तो हो सकता है आने वाले समय में हर बच्चे का सुनाई का जो हमारी ताकत हमें मिली हुई है उसको वो खो दे। और हर एक बच्चे के कान में भी एक मशीन लगी हुई देखी जा सकती है जिस प्रकार से चश्मा देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है आजकल वर्क फ्रॉम होम का भी, जिस प्रकार से कोविड का समय निकाला लोगों ने, मजबूरी बन गई थी कि घर से ही काम करना था। आज ऑनलाइन क्लासेज हैं, बच्चों को पेरेंट्स हैं वो भी अब मजबूरीवश उनको ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को क्या ये हेडफोन्स आपने बताया, टीनेजर्स के लिए बताया, यूथ के लिए बताया कितने घंटे उनको यूज करना चाहिए, क्या जो बच्चे हैं छोटे बच्चे उनका टाइमिंग कम है? सर टाइमिंग जो है वो एक तो आप सबसे पहले कोशिश करें, अगर आप घर में क्लास ले रहे हैं तो हम अगर एक कमरे में क्लास ले रहे हैं तो हम विदाउट हेडफोन्स भी क्लास ले सकते हैं, स्पीकर पे, ओपन स्पीकर पे। अगर हमें हेडफोन्स लगाने ही हैं तो हम कान के अंदर वाले ईयरफोन्स नहीं रह करके हेडफोन्स यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उसको भी लो वॉल्यूम में, क्योंकि स्कूल अमूमन 6 घंटे का 5 घंटे का होता है। तो एक क्लास अगर 20 मिनट या 30 मिनट की है, ठीक है हमने 30 मिनट यूज कर लिया है हेडफोन, अब आप ब्रेक ले लीजिए फॉर 5 to 10 मिनट्स। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअसली मत यूज कीजिए। अपन ने चर्चा की सुनने की जो समस्याएं हैं, कैसे समस्याएं हो सकती है, ब्लूटूथ का प्रयोग हो गया या फिर लाउड साउंड सुनना उसको लिए हार्मफुल होता है। लेकिन सामाजिक परिवेश में अगर देखा जाए तो
व्यक्ति सुनने की समस्याएं होती है तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, समाज में एक अलग तरीके से उसे देखा जा सकता है, कैसे उसे बचा जा सकता है, कैसे इससे निजात मिल सकती है, कैसा बिहेवियर करना चाहिए? तो एक बहुत ही फेमस लाइन है जो मैंने सुनी भी है लोगों से जी। कि अंधापन तो हमें दुनिया से काटता है, लेकिन बहरेपन में दुनिया हमें अपने आप से काट देती है। तो ये जो बहरापन है ये बहुत इसको हे दृष्टि से देखा जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं। जी। हम एज ईएनटी डॉक्टर बहुत से पेशेंट्स हमारे ओपीडी में देखते हैं जो कि सुनने की समस्या रखते हैं और वो अकेले ही आ जाते हैं, उनके परिवार वाले भी उनके साथ आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उनसे इरिटेट हो चुके हैं या फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि इनकी तो रोज की ये समस्या है, हमें नहीं इनसे बात करनी है। जी। तो सबसे पहले तो हमें ये सोच को बदलना पड़ेगा कि वो लोग अंधापन जैसे हमने एक्सेप्ट किया है, चश्मे को जैसे हमने एक्सेप्ट किया है एज सोसाइटी, वैसे ही हमें बहरेपन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सुनाई की जो मशीन लग रही है उसको भी। क्योंकि आज भी यदि हम किसी मरीज को सुनाई की मशीन लगाने के लिए बोलते हैं, स्पेशली यंग पेशेंट अगर है जी। तो वो थोड़ा झिझकता है मशीन लगाने में, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बहरा हूं, उसको कवर करना चाहता है, उसको कवर करना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड हियरिंग डे पे WHO का इस साल थीम ही यही है, चेंजिंग माइंडसेट, मतलब हमारी मानसिकता को बदलें इस बहरेपन की तरफ। क्या मशीन भी मॉडर्नाइज हुई है? जो मशीन का साइज है, जो दिखता है, वो भी कम हुआ है मशीन का? जी बिल्कुल हुआ है। सो बहुत प्रकार की मशीनें आती हैं, जिसमें एक होती है कान के पीछे लगने वाली, एक होती है कान के यहाँ लगने वाली जो थोड़ी बहुत दिखती है, एक होती है बिल्कुल कान के अंदर तक पहुंचने वाली जो बाहर से लोगों को नहीं दिखती है। तो कैसा मरीज है, कैसा उसको सुनने की समस्या है, उसके आधार पर उसकी वो जो सुनाई की मशीन है वो डिसाइड की जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से बचा जा सकता है? जन्मजात जिसको प्रॉब्लम मिली है उसका तो खैर इलाज जिस प्रकार से होगा, लेकिन व्यक्ति को सामान्य उसका क्रियाकलाप रहा है, सामान्य दिनचर्या उसकी रही है और अब उसको प्रॉब्लम आ रही है, सुनने की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में कैसे बच सकता है? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सुनने की समस्या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। आपके पर्दे में छेद है या फिर पानी चला जाता कान में से पानी आ रहा है, पानी भी चला, तैराकी करने वाले लोग स्विमिंग पूल में जब जाते हैं, पर्दे के पीछे पानी का भर जाना या फिर कान में से पानी आना या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से सुनाई का चले जाना, तो तुरंत जाकर के आप हॉस्पिटल आइए और ऑडियोमेट्री की जांच कराइए। ऑडियोमेट्री की जांच हमारे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भी होती है और जो ये पर्दे की अगर छेद का इलाज हो गया या मवाद का इलाज हो गया या फिर हड्डी अगर फिक्स हो गई है उसका इलाज हो गया, ये सब हमारे हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑडियोमेट्री की जांच उपलब्ध है और बच्चों के अंदर हम हियरिंग स्क्रीनिंग करवा करके उनका टेस्ट OAE बेरा करवा करके हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जांच भी हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके अलावा डायबिटीज के जो रोगी हैं, डायबिटीज में ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज खुद एक रोग नहीं है, विकार है, लेकिन वो बहुत सारे रोगों का कारण बन जाता है। आंखों की रोशनी चली जाती है, लीवर को इफेक्ट करता है। तो क्या सुनने की क्षमता भी डायबिटिक पेशेंट्स को जाने का खतरा रहता है? सुनने की समस्या से आप डायरेक्टली उसको जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो डायबिटीज के मरीज हैं उनमें कान का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। अगर डायबिटीज के मरीजों को आदत होती है कान साफ करने की, कान में खुजली चल रही है तो वो पेन ले लेंगे, चाबी ले लेंगे, कान के अंदर खुजली करेंगे, तो ये डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना, क्योंकि वो हीलिंग उनकी बहुत स्लो हो जाती है। उसमें वो बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, कान में से मवाद आने लग जाती है, दर्द इतना ज़्यादा होता है कि रात को सो भी नहीं पाते हैं। तो डायबिटीज़ का सुनने की समस्या से ऐसे जोड़ है, ना कि वो सुनने की नस को डायरेक्टली कुछ अफेक्ट कर रहा है। जी। इसके अलावा ईयरबड्स का चलन हो गया है, कान को साफ रखना है, और बच्चों में तो उनकी माँ उसके कान को साफ करती रहती है, कई को तो पता भी नहीं रहता है, वो पर्दे तक चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितने दिन में साफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसके बारे में, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। बिल्कुल। तो कान एक ऐसी चीज है जो अपने आप को खुद साफ कर लेता है। हमारे कान के रास्ते के अंदर जो चमड़ी है वो खुद ही मैल को बाहर निकालती रहती है। हमें कोई जरूरत नहीं है ईयरबड्स को यूज करके कान के अंदर
अंदर डाल के मैल बाहर निकालने की। जब ये बड्स इंट्रोड्यूस हुई थी दुनिया में तो इस पर्पस से हुई थी, जो कान के बाहर का जो हिस्सा है जिसमें अगर मैल जम जाता है तो उसको साफ करने के लिए है, ना कि कान के अंदर उस बड को डाल करके और अंदर से निकालने के लिए, क्योंकि जो उसकी रुई होती है ना वो बहुत सख्त होती है और हमारे कान के अंदर की चमड़ी बहुत ही मुलायम होती है। तो रुई जब उस मुलायम चमड़ी पे रगड़ खाती है तो चोट लग जाती है, चोट लगेगी, इन्फेक्शन होएगा। तो डीप जैसे मान लीजिए कहीं कर भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो कितना एहतियात बरतना चाहिए? डीप जाएंगे तो फिर नुकसान करेंगे उसको? बिल्कुल करेंगे सर, इसके अंदर तो डालना ही नहीं चाहिए। हमारा बहुत सारे केसेज में देखा जाता है कि पिन ले लिया, लोहे की कोई चीज ले ली, उससे चिमटी ले ली, उससे कान साफ करने की कोशिश करी जाती है। सर तो ये हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हमारे पास में यदि कोई पेशेंट आता है और बोलता है कान में खुजली हो रही है या कान में दर्द हो रहा है या कान में मवाद आ रही है, हमारा पहला सवाल ही ये होता है कि क्या आपने अपना कान साफ किया था, छेड़छाड़ की थी? बिल्कुल, क्योंकि ये एक साइकिल बन जाती है। खुजली होती है, मरीज कान खो जाता है, फिर उसमें फफूंदी लग जाती है, फिर खुजली बढ़ जाती है, फिर और वो कान को साफ करता रहता है, तो ये साइकिल बन जाती है। इसलिए कान साफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चों में कान में चटके चल रहे हैं और सरसों का तेल उसमें डाल दिया, 2 बूंद डाल दिया, कोई ड्रॉप डाल दिया, तो ये क्या बिना पूछे डॉक्टर से डाल देना चाहिए? हार्मफुल है? नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ये जो तेल डालने की प्रैक्टिस है, गरम तेल डालने की, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर बच्चे को कान में चटके चल रहे हैं, रात में ये समस्या ज्यादा होती है बच्चों में, अगर ऐसा हो रहा है आप पेन किलर दे दीजिए और अगले दिन डॉक्टर को दिखा दीजिए, लेकिन ये तेल बिल्कुल मत डालिए आप कान के अंदर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कान में कोई छोटा मच्छर मक्खी टाइप का, कोई कीड़ा टाइप का, कोई जानवर, कुछ भी कीट चला जाता है, बिल्कुल वो कीट इतना पेन करता है उसको, तो इमीडिएट क्या डॉक्टर के पास, क्योंकि वो पर्दे को भी डैमेज कर सकता है? कर सकता है, तो इमीडिएटली उसको आपको डॉक्टर, हमारे इमरजेंसी में घरेलू आइए। उपचार कुछ भी नहीं करना? घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर ये चीज बच्चे में हुई है, उसके अंदर मच्छर या कीड़ा कुछ चले गया है, तो कई पेरेंट्स होते हैं खुद से निकालने की कोशिश करते हैं। खुद से निकालेंगे जब आप, बच्चे को दर्द होएगा तो वो पहले ही डरा हुआ होता है जब हमारे पास में आता है तो, और आप खुद से निकालने में कान का पर्दा भी डैमेज कर सकते हैं। तो वो आप ना करके आप तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी में जाके निकलवाइए। ये सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। रात को आप आएंगे, रात को भी हमारे डॉक्टर वहां पे अवेलेबल रहते हैं ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। बिल्कुल। कान की समस्या, सुनने की समस्या, पर्दा डैमेज होना एक आम बात है। इसके अलावा कोक्लियर इम्प्लांट की बात करें तो सबसे ज्यादा समस्या क्या पर्दे की ही डैमेज होने से श्रवण शक्ति कम होती है, या फिर कोक्लियर की प्रॉब्लम से भी ज्यादा समस्या होती है? मोस्ट प्रोबेबली कौन सी समस्या है ज्यादा? सर ऐसे आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकते कि पर्दे की वजह से इतना होता है, हड्डी की वजह से इतना होता है, या कोक्लिया जो हमारा अंदरूनी कान है उसकी वजह से इतना होता है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं जिनका प्रिवेंशन तीनों का अलग है, ट्रीटमेंट तीनों का अलग है। पर्दा क्या पूरा बदल दिया जाता है अगर मान लो डैमेज हो गया, किसी की चोट लग गई या फिर बाई बर्थ उसको प्रॉब्लम है, तो क्या पूरा पर्दा चेंज करके और वापस नेचुरल उसको श्रवण शक्ति दी जा सकती है? सर पर्दा हम लोग डालते हैं जिसको टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं इस ऑपरेशन को, जिसमें पर्दा कहीं बाहर से नहीं लेते हैं, मरीज के शरीर से ही लेते हैं। इसमें हमारे कान के पीछे यहाँ एक मांसपेशी होती है जिसके ऊपर से ही हम लोग एक चमड़ी लेकर के पर्दे पे लगाते हैं, बाहर से कोई भी मटेरियल नहीं लगाया जाता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा कोक्लियर इम्प्लांट की जो इसे ये कहें कि मेडिकल साइंस की एक इनोवेशन है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, जानना चाहेंगे कोक्लियर इम्प्लांट की जो फैसिलिटी है उससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? सर कोक्लियर इम्प्लांट जो है ये एक वरदान की तरह है मेडिकल साइंस में, क्योंकि जो इंसान सुन ही नहीं सकता उसको वो सुनाई की एक पावर दे रहा है। ये छोटे बच्चे जो जन्म से ही बहरे होते हैं उनके अंदर ये इम्प्लांट जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी यदि किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जन्म से बहरा बच्चा, उसको अगर आप 10-11 साल की उम्र में बोलें कि कॉक्लियर इम्प्लांट करना है, हो तो जाएगा लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चे का ब्रेन जो है वो 5 ईयर तक पूरा डेवलप हो चुका है। और दूसरा मैं बोलना चाहूंगी बड़ों में कॉक्लियर इम्प्लांट होता है कि नहीं होता है। अगर कोई ओल्ड एज का या फिर टीन एज का पर्सन है जिसने सडनली अपनी हियरिंग लॉस कर दी है और जिसको कान की मशीन लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसके अंदर ये कॉक्लियर इम्प्लांट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। ये सारी इम्प्लांट की बात हो गई और मशीन लगा दिया, कृत्रिम जो आविष्कार है उससे बेनिफिट दे दिया। क्या रोग को ठीक किया जाता है दवाइयों से? तो क्या
सुनने की जो समस्या है, बहरेपन की समस्या है, उसको दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है? मेडिसिन हैं? इन्फेक्शन से हम जो बहरापन ला रहे हैं उसको हम लोग पर्दा जो है उसको ठीक करके ट्रीट कर सकते हैं। बहरेपन की ऐसे कोई दवाई नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप ये दवाई लीजिए और आप 5 दिन में सुनने लग जाएंगे। बिल्कुल। ये कब हो सकता है? अगर आपकी जो सुनाई है वो आपकी किसी इन्फेक्शन की वजह से गई है, वायरल इन्फेक्शन हुआ, सुनाई चली गई, आप हमारे पास में यदि 3 दिन के अंदर अंदर आ गए तो हम आपको दवाइयों से एक रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लेट आएंगे हमारे पास में तो वो अपॉर्चुनिटी भी हम खो देते हैं। और डैमेज के केस में तो फिर आपको वही चीज में जाना पड़ेगा, पर्दा डैमेज हो गया तो वो दवाई से रिपेयर नहीं हो सकता। दवाई से रिपेयर नहीं होएगा पर्दा। बहुत ही छोटे साइज का अगर छेद हो तो वो भर जाता है, लेकिन बड़े साइज का छेद नहीं भरता है। बिल्कुल। इसके अलावा एमजीएच हॉस्पिटल ने काफी सारी फैसिलिटीज दी है, तो ईएनटी के मामले में क्या यूएसपीज हैं एमजीएच की? एमजीएच ने क्या कुछ एडिशनल फीचर्स दे रखे हैं पब्लिक के लिए? तो ये जो हम पर्दे की बात कर रहे हैं, टिम्पैनोप्लास्टी का ऑपरेशन है, वो एमजीएच करता है। मवाद अगर ज्यादातर आ रही है, हड्डी गल जाती है तो हड्डी का भी ऑपरेशन होता है। हड्डी कान की अगर फिक्स हो गई है तो उसका ऑपरेशन भी होता है। कॉकलियर इम्प्लांट भी महात्मा गांधी अस्पताल में किया जाता है जी। तो ये सब सुविधाएं जो कि बहरेपन की एक ट्रीटमेंट है वो महात्मा गांधी हॉस्पिटल देता है। बिल्कुल। विश्व श्रवण दिवस के मौके पर क्या संदेश आम जनता को आप देना चाहेंगी अवेयरनेस को लेकर के, और जिस प्रकार की गलतियां लोग करते हैं वो गलतियां ना करें? तो सबसे पहला मेरा संदेश यही रहेगा कि जो WHO ने थीम रखी है इस साल की, चेंजिंग माइंडसेट, हम बहरेपन की तरफ या सुनने की समस्या की तरफ, हमारी जो समाज के तरफ से जो मानसिकता है उसको बदलें। बहरेपन को हे दृष्टि से ना देखा जाए, कान की मशीन को भी उसी तरीके से एक्सेप्ट किया जाए जैसा कि चश्मे को एक्सेप्ट किया गया है। दूसरा रहेगा ईयरफोन जो यूज कर रहे हैं, हेडफोन जो लाउड वॉल्यूम में हमारे टीनेजर्स यूज कर रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं बहुत तेज आवाज में, उस जगह जब आप जा रहे हैं तो आप ईयर प्लग्स पहन करके जाएं। छोटे बच्चों को डिस्को डीजे के पास में इतना पास ना लेके जाएं कि उनका कान का पर्दा डैमेज हो जाए। और तीसरा, अगर आपको सुनने की समस्या है आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसको नजरअंदाज ना करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे शो में आने के लिए, और इतनी सारी जानकारी आपने शेयर की है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर तन्मया कटारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एमजीएच, जिन्होंने जो जानकारी दी है, श्रवण संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, कैसे उन्हें पहचाना जा सकता है, कैसे मॉडर्न साइंस के इनोवेशन का लाभ लेकर के फिर से सुनने की क्षमता को डेवलप किया जा सकता है।